हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सबका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग डोज पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोग की तरह के लिए पहुंचाता हूं। मेरा सिलेक्शन जो है एसएससी जेई 2018 के थ्रू जो है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। और एसएससी जेई के रिगार्डिंग और जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी मैं दे पाता हूँ, जो हेल्प कर पाता हूँ, वो आप लोग को पहुँचाता हूँ। ठीक है, उसी कड़ी में जो है नया वैकेंसी जो आया है वो एक DFCCIL के फॉर्म का फॉर्म आया है। ये लास्ट टाइम जो है 2018 में आया था। उस टाइम मैंने भी इसे फॉर्म फिलअप किया था और मैं इसके प्रोसेस से गुजरा था, जो कि मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने जो है 0.75 मार्क्स से मेरा जो है CBT 1 में ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं इसके प्रोसेस के थ्रू गया हूँ, इसके बारे में समझ रहा हूँ कि क्या कैसे इसका पैटर्न वगैरह है, तो मैं उसी को बताऊँगा। ठीक है, आगे जो है वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आया है ये वैकेंसी। ठीक है, और कितनी वैकेंसियाँ आई हैं, और हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सिलेबस रहा था, लास्ट टाइम क्या था और इस टाइम क्या सिलेबस आया है, उसका क्या टाइमिंग होगी एग्जामिनेशन वाली। और जो है फिर जो है OBC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कुछ डाउट है इसमें कि क्या कैसे बढ़ना है, सर्विस बॉन्ड क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेडिकल टेस्ट है, क्योंकि DFCCIL जो है वो आपको रेलवे का ही सब्सिडरी पार्ट है। और मैंने जो है RRB JEE भी क्वालिफाई किया था, पूरे मेडिकल प्रोसेस के थ्रू क्वालिफाई किया था उसको, तो मैं रेलवे के सारे मेडिकल प्रोसेस को जानता हूँ। उसका तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि जिसमें क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स होती हैं। ये बहुत लोग डाउट होता है, मुझे भी, चूँकि मुझे ग्लासेस लगा हुआ है तो मुझे भी बहुत सारे टेंशन या कन्फ्यूजन थी कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेडिकल में मैं अनफिट तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन फाइनली मैंने जो है उसे कंप्लीट किया। ठीक है, और डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे मैं जो है रेलवे को ज्वाइन किया हूँ। तो बाकी हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या जो है फॉर्म में करना है हम लोग को, DFCCIL के रिगार्डिंग तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगा। और जो लोग भी नए हों चैनल पे वो जो है वीडियो को जो है लाइक कर दें और जो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि मैं जो भी नया नोटिफिकेशन लाना चाहूँ वो आप लोग को मिल सके। ठीक है, जो भी हेल्प हो वो मैं कर पाऊँ। ठीक, तो सबसे पहले जो है DFCCIL में जो है वो 2 पोस्ट जो है अलग अलग ब्रांचेस के लिए आई हैं, जूनियर मैनेजर की और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो थोड़ी सी मतलब नीचे है, मतलब हायर पोस्ट जो है वो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, दोनों का जो पेपर पैटर्न है वो जो है सिलेबस जो है दोनों का करीब करीब सेम ही है। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछना है वो सेम है, मतलब जो है 120 क्वेश्चंस जो है वो पूछना है, और जो है 2 आवर्स का जो है एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, पैटर्न में यही चेंज है कि आपको जूनियर मैनेजर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है CBT भी होगा, CBT होगा, इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्टली जो है मेडिकल होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे चीज़ को क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेडिकल में अनफिट है तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। ठीक है, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसमें जो है CBT एग्ज़ाम है, मतलब सिर्फ एक CBT एग्ज़ाम है, उसके बाद डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो ये पैटर्न है। जूनियर मैनेजर पोस्ट में जो CBT है और इंटरव्यू है उसमें वेटेज रखा गया है CBT का 85% जो भी आप मार्क्स लाएंगे, और फिर इंटरव्यू का 15% वेटेज है, फिर उसके बाद फाइनल जो है लिस्ट निकलेगी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं इसके लिए। तो सिलेबस हम लोग को पता चल चुका है कि क्या सिलेबस है उसका, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ नोटिफिकेशन डाल दिया है। और आप जो है DFCCIL की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका सिलेबस पैटर्न वगैरह। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया अलग अलग पोस्ट के लिए, इसलिए आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर आगे जो हम लोग को आता है प्रॉब्लम, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है फॉर्म फिलअप के टाइम में, एक आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए जो है वो हम लोग को जो है डालना है OBC सर्टिफिकेट। तो नोटिफिकेशन में आप लोग देखिएगा कि वहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो लगभग हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आपको वही फॉर्मेट पे सबमिट करना होता है। रेलवे में भी मैंने ऐसे ही किया था, SSC JEE में भी जो इसी तरह से मैंने सबमिट किया था, और DFCCIL में भी, और बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे में सेम फॉर्मेट होता है, तो आपको उस फॉर्मेट में बना के ही देना है। ठीक है, एक तो होता है स्टेट में हम लोग बनवा लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार के लिए ही, लेकिन जो SSC या जो है DFCCIL उसका अपना फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे भी हम लोग को जो है करके देना होता है, वो लोग उसी को एक्सेप्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है कि 2021 फाइनेंशियल ईयर जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय जो सबमिट करने के लिए आ रहा है, तो आप लोग नोटिफिकेशन में देखे होंगे कि
जो दिया गया है 2018, 19, 20, ये 3 साल के रिकॉर्ड को देख के जो है वो 2021 का बनवा के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अप्रैल 2021 से लेके जो है मार्च 2022 तक के बीच का उन लोग टाइमिंग दिए हैं कि आप इसमें बनवा के जो है वो वाला सबमिट करें। ठीक है, लेकिन कोविड के कारण हम लोग जो है इतने फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर सकते हैं सब जगह, तो हम लोग को बनाने में मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ये कहना होगा कि जो लोग भी बनवा पाएंगे, अगर जो डेडलाइन है उससे पहले अगर आप बनवा सकते हैं उस फॉर्मेट पे, तो आप वही वाला सबमिट कीजिए। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप पीछे वाला सबमिट करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो उससे भी लेटेस्ट जो है, अगर मान ली 2020 में आप कोई बनवा के रखे थे उसी फॉर्मेट पे, एसएससी के लिए बनवाया होगा या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत से बनवाया होगा, तो आप जो है वो फॉर्मेट ही डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कोरोना जो है वो बहुत बड़ा कोविड जो है वो इशू है, तो उस इशू में अगर आपका जेन्यून डॉक्यूमेंट है, आप सही में जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी वैलिड है, वो लास्ट 3 ईयर्स का हो, क्योंकि एसएससी भी इसको एक्सेप्ट करती है, रेलवे एक्सेप्ट करती है, इससे कोई मैटर नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पुराना, ये नहीं कि 2016 या 13 या इस सब का हम लोग डाल रहे हैं। लेटेस्ट वाला जो 19 वाला हो, 20 वाला हो, क्योंकि जो लोग भी फॉर्म भर रहे होंगे करीब करीब जो लेटेस्ट 2-3 साल पहले के होंगे या लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम क्लियर किए मतलब देने आए होंगे वो लोग होंगे। ठीक है, तो उनके पास जो है होगा। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर लेटेस्ट वाला अगर बनवा सकते हैं अभी किसी तरह से, तो आप बनवा लीजिए, तो बहुत बढ़िया होगा। अगर नहीं बनवा पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप जो है डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि आपको जो है बोला जाता है कि अगर आप उस फॉर्मेट पे मतलब लेटेस्ट वाला बनवा के ले जाएं, और सबसे बड़ी बात ये है अभी तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, और जैसे ही ये कोविड ख़त्म हो रहा है, जैसे तुरंत जाके आप जो है बनवा लीजिएगा अपना लेटेस्ट वाले फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट पे दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आप वो दिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग का CBWD का जो है अलॉटमेंट आया है, अभी हम लोग को ज्वाइनिंग करने जाना है, तो बहुत लड़के के पास जिनके पास जो है पहले से नहीं होगा वो अभी बनवा के ले जाएंगे। डिपार्टमेंट में वो इतना जो है इशू नहीं होता है, वो जस्ट वैलिडिटी चेक करते हैं, जेन्युइनिटी चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आगे का ये सारा प्रोसेस है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट को जेन्यून रखना है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड के लिए बताया गया है, जैसा कि रेलवे RRB JEE के थ्रू जो था वो 5 साल का बॉन्ड था। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है बॉन्ड का, लेकिन एक जगह मेंशन किया गया है सर्विस बॉन्ड के बारे में। तो हो सकता है कि जब हम लोग फाइनली सिलेक्शन हो जाए हम लोग का, तो उस समय कोई सर्विस बॉन्ड भराया जाए। वैसे प्रोबेशन पीरियड के बारे में दिया है कि 2 साल का जो है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। अब जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो मेडिकल प्रोसेस। ठीक है, आप तो सिलेक्शन ले लीजिए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दीजिए। क्योंकि मैंने मेडिकल के थ्रू जो है काफ़ी एग्ज़ाम्स में गया हूँ, तो इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेडिकल जो है सबसे जो है क्रूशियल जो पॉइंट होता है वो मेडिकल होता है। आप पूरा सिलेक्शन ले लीजिए, लेकिन जो है फाइनली लास्ट में अगर मेडिकली आप अनफिट हो जाते हैं तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा इसमें। और रेलवे की जो भी डिपार्टमेंट है उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो जो नोटिफिकेशन में दिया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों पोस्ट के लिए जो है सिविल की बात कर रहा हूँ। E3 जो है वो विज़न का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे में विज़न का होता है, आई पावर का। बाकी और सारे टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो विज़न होता है। विज़न में जो है आप लोग को E3 पावर जो है, E3 जो है क्राइटेरिया गाइडलाइंस दिया गया है कि E3 होना चाहिए। अब E3 क्या है? E3 का मतलब हुआ कि आपके ग्लासेस का पावर जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 पावर से ज़्यादा आप लोग का ग्लास का नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग जो है अगर उनका विज़न जो है वो अगर पावर -2 से अगर जो है ज़्यादा है, तो आप लोग जो है फॉर्म को ना भरें। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, एफर्ट मार देंगे। अगर आपको एज मॉक और ये जो एक्सपीरियंस के लिए देना है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा चीज़ जो है एफर्ट जो है काम ही आता है आगे जाके, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल में आपको जो है वो अनफिट कर देंगे वो लोग। ठीक है, तो अगर आपका पावर जो है 2 से ज़्यादा है, क्योंकि क्राइटेरिया ही यही है E3 का कि आपका जो पावर होना चाहिए वो ग्लासेस का वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैसिक सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए आपका। अगर पुराना है तो भी जो है आपको दिक्कत होगा इसमें। ठीक है, जैसे कि 2-3 साल का भी है, अगर लैसिक पहले करा के रखे हैं तो वो भी अगर E3 मांग दिया गया है तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो मेरे मेडिकल के टाइम में भी प्रॉब्लम हुआ था मुझे, क्योंकि मेरा पावर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 4 से ज़्यादा हो गया था, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था। चूँकि मेरा रैंक अच्छा था इसीलिए मुझे जो है डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलॉट हो गया था।
तो ये सारी बातें हैं कि मेडिकल टेस्ट में जो है सबसे इम्पोर्टेंटली तो आपका आई का विज़न का टेस्ट होगा, ठीक है। विज़न टेस्ट में जो है मैंने बता दिया है कि आपका पावर कितना होना चाहिए। अगर आपका जो है मान लीजिए उसके नज़दीक में है, 2 के पास ही है, तो हो सकता है जब तक एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्लीट हो तब तक थोड़ा पावर बढ़ जाए। तो आप लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो नॉर्मल जो है आई के लिए जो है अच्छा खाना खाना होता है, वो सब जो है आप लोग करके उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे की जो ये DFC सेल की पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। और बाकी जो है मेडिकल टेस्ट में जो है वो नॉर्मल टेस्ट होती है, जैसे रेलवे अपना कराती है। ब्लड टेस्ट जो होता है, यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है। और जो है आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंड जब भी A3 मांगा गया है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का भी ये इशू है, कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको अगर A3 मेडिकल मांगा गया है इसमें। तो A3 का मतलब यही है। कुछ जगह आप लोग देखिएगा इसी नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए B1 भी लिखा है। B1 का मतलब है कि आपका पावर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा जो है लिबरल होके जो है मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उन्हें कि 4 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। तो B1 का यही मतलब है कि आपका पावर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और C कैटेगरी अगर आप कहीं भी देखते हैं कहीं भी नोटिफिकेशन में, तो आप लोग समझ जाइए कि 4 से ज़्यादा वाले भी अलाउड हैं, ठीक है। तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा अगर विज़न का में प्रॉब्लम मतलब आई में अगर कोई जो है इन्फेक्शन वगैरह अगर इस तरह का नहीं है तो वो वैलिड हो जाते हैं C वाले पोस्ट के लिए, जो कि ऑफिशियल काम के लिए होता है, ठीक है। तो यही सारा चीज़ है। बाकी जो है नॉर्मल मेडिकल होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल का जो है यही है। और अगर आपको जो है मेडिकल के लिए मैं और बता दूं कि अगर कोई अपेंडिक्स वगैरह हार्निया वगैरह है तो उस सबका ऑपरेशन अगर आप करवा सकें तो करवा लीजिए। कोई क्योंकि उस टाइम भी आपको ये चीज़ का जो है प्रॉब्लम होगा और करवाने बोला ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग करवा लीजिए, मतलब CBT 1 क्लियर होने के बाद करवा लीजिएगा। क्योंकि जो है एक बार हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ करीब करीब। एक बार जो है सारे को जो है मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ। DFC सेल का 2 पोस्ट जो है आया है एग्जीक्यूटिव मैनेजर का, आप लोग जाने क्या है। वैकेंसियाँ काफ़ी कम है, मतलब इतनी ही वैकेंसी पिछले साल ही थी, लेकिन जो है कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि पैटर्न जो है करीब करीब SSC JEE का ही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी उसके लिए कर सकते हैं। जो परसेंटेज वगैरह है कितना क्या इंटरव्यू, और इसका 85% वेटेज CBT 1 का है। और इंटरव्यू जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जो है वो 15% है। सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ कि क्या कैसे आपको तैयार करना है। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे वहाँ पे। और OBC सर्टिफिकेट के लिए मैंने बता दिया, जो अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाला ही आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा पुराना मत डालिएगा, लेटेस्ट वाला जितना हो वो सही रहेगा, ठीक है। और सर्विस बॉन्ड के लिए जो है वहीं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली तो वहाँ पे बताया जाएगा कितने साल का बॉन्ड है। और मेडिकल टेस्ट जो है उसके लिए विज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है अपना एक बार चेकअप करा लीजिए फॉर्म भरने के से पहले, तो काफ़ी जो है सियोरिटी हो जाती है कि, और सिलेक्शन कॉन्फिडेंस भी एक अच्छा होता है कि मैं सारे मेडिकल प्रोसेस या सारी चीज़ के लिए जो है फिट हूँ, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो मैंने पहले भी वीडियो डाला है वो सब भी देख के आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है वो ले सकते हैं। SSC JEE के रिगार्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। और आगे एक कंप्लीट मेडिकल जो है रेलवे के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें आप लोग जो है देख लीजिएगा, जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।